हेलो दोस्तों, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी है? टेक्निकल प्रॉब्लम या यस, हमारी जो टीमों से टेक्निकल फॉल्ट कर दिया था, मैंने ठीक करवा दिया। अब आपको क्लास लाइव दिखाई दे रही होगी, मैं इसी चौथे मिनट खराब होकर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? कोई बकवास नहीं करेगा दोस्त। मैं सवाल बता देता हूं, अभी सवाल पहला ही करवा रहा हूं। आपके सामने ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीडी रेशियो डीएफ रेशियो एफसी, बीडी से डीएफ से एफसी का जो रेशियो है 7:3:2 है। ए से ईसी का जो अनुपात है 5:4 है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, एफजी एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा विभाजक है? एंगल ईएफसी का। एंगल ईएफसी का बाइसेक्टर है दोस्तों, एफजी। सवाल में एफसी से एफई का रेशियो 1 रेशियो 2 दिया है, तो आपसे शेडेड एरिया ट्रायंगल एफजीसी का एरिया आपसे पूछा है, बताओ कैसे करेंगे? आपको पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 दिया है और आपसे छोटे जो शेडेड एरिया ट्रायंगल एफसी का एरिया पूछा है। तो मेरे दोस्तों सवाल को करने के लिए लगाना होगा आपको दिमाग। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में सीवन खींचते हैं, तो सीवन अगर बेस को जिस रेशियो बांटेगा, सीवन बेस को रेशियो बांटेगी, तो एरिया भी ट्रायंगल का एक्स रेशियो वाई रेशियो डिवाइड होगा। सीवन ट्रायंगल के बेस को जिस अनुपात में बांटेगी, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मेरे दोस्तों कल ये कंसेप्ट समझा था? अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का। तो भाई समेटते समेटते उधर तक लेके जाओ। आप मुझे बताओ पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 1620 है। ये एक सीवन है, जो मैं दिखाऊं केवल उतना ही देखो, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। कल बेसिक बता दिया मैंने। ये एक सीवन है एडी, ये सीवन एडी है मेरे प्यारे भाई। ऐसे देखो ट्रायंगल, ये आपकी सीवन है मेरे दोस्तों, एडी सीवन है। अगर ये 7 है मेरे प्यारे भाई, क्यों नहीं समझते? 7 है तो डीसी कितना है? डीसी है 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2 3 2 5, ये 5 है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल एडीसी का डीसी कितना होगा? 3 2 5 नहीं होगा। ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल एडीसी का ये सीवन है, सीवन बेस को 7:5 के रेशियो में बांटेगी, तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल एडीसी का एरिया आपको 5 पार्ट लेना है। कितना लेना? 5 पार्ट लेना है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? टोटल है 7 5 12 टोटल 12। तो 1620 का 5/12 ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया लिखा हुआ है। इसका ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया है 1620 का 5/12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, जितना मैं दिखाऊं उतना देखो। अब ट्रायंगल एडीसी को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एडीसी को क्या आपको ट्रायंगल एडीसी दिखाई दे रहा है? आप लोग ध्यान से दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल एडीसी दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये सीवन है, ठीक है मेरे प्यारे? सीवन है, सीवन बेस को 5:4 में बांट रही है, सीवन बेस को 5/4 में डिवाइड कर रही है, सीवन है। आपके पास ट्रायंगल है, ये सीवन है 5/4 में बांट रही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ईडीसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ईडीसी का एरिया कितना होगा? जिस रेशियो में, इस रेशियो में एरिया भाई टोटल 5/4 9 हो गया। टोटल 9 हो गया, 9 में से आपको कितना हिस्सा लेना है? 4 पार्ट लेना है, 4 पार्ट। ये ट्रायंगल ईडीसी का एरिया आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल ईडीसी का क्षेत्रफल आ गया। जिन बच्चों को रेशियो की थोड़ी बहुत जानकारी है वो और जल्दी इसको कर पाएंगे आसानी से। तो मैंने ट्रायंगल ईडीसी का एरिया निकाला। अब ईडीसी को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये क्या है? ये ट्रायंगल की ट्रायंगल ईडीसी का एरिया, ये सीवन है, क्या दोस्तों? सीवन है। ट्रायंगल ईडीसी को ध्यान से देखो, ये सीवन है, सीवन। ये बेस को 3/2 में बांट रही है, 3/2 के रेशियो बांट रही है, तो ट्रायंगल ईएफसी का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ईएफसी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ईडीसी को ध्यान से देखो, बाकी को दिखना चाहिए, अंधे बन जाओ। ट्रायंगल ईडीसी को ध्यान से देखेंगे, सीवन है, बेस को 3/2 में बांट रही है, तो ट्रायंगल ईएफसी का एरिया कितना होगा? आपको 2 होगा, 2 पार्ट। टोटल कितना है? 5। टोटल 3 5 है, तो 5 में से आपको केवल 2 पार्ट लेना है। ये एरिया आ गया किसका? ये ट्रायंगल ईएफसी का एरिया आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे, ये ट्रायंगल ईएफसी का एरिया लिखा हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपके सामने ट्रायंगल ईएफसी का एरिया निकाल लिया। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे। सवाल में बोला कि जो एफजी है मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है, जो लाइन एफजी है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका? ट्रायंगल ईएफसी में। ये एंगल ईएफसी का बाइसेक्टर है। सवाल बोला एफसी से एफई का रेशियो 1/2 है। एफसी से एफई का जो रेशियो है ना, एफसी से एफई का जो रेशियो 1/2 है। आपको एंगल बाइसेक्टर फॉर्म समझाइए, आंतरिक कोण समझाते में अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो अपोजिट साइड उसी रेशियो में काटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। अगर एफसी से एफई का रेशियो 1/2 है तो ये रेशियो भी 1/2 होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये रेशियो भी 1/2 होगा, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो भाई अब ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ईएफसी को ध्यान से देखेंगे तो ईएफसी को आप बोलोगे हां जी सर ये सीवन है, एक सीवन हो गई, ये बेस को 2 पार्ट 1 में डिवाइड कर रही है सीवन, तो एरिया भी 2 पार्ट 1 में डिवाइड होगा। मुझे कितना निकालना है? एक हिस्सा मुझे निकालना है, एक पार्ट मुझे निकालना है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? टोटल है भाई साहब 2 1 3, टोटल 3। तो ये मेरे ट्रायंगल एफजीसी का एरिया है, शेडेड एरिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? यहां तक कोई परेशानी? हां जी बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया? पूरे बड़े ट्रायंगल से समेटता हुआ मैं यहां तक लेके आया। तो जो मैंने आपको कल कांसेप्ट समझाया था उसको आपको 4 बार लगाना पड़ा है ना? ये सवाल कोई कठिन नहीं है, सवाल एक ही लाइन का है। बस अगर ये चीज एक बार करनी होती तो समझ जाते, लेकिन यहाँ चीज आपको 4 बार करनी पड़ी है, ठीक है भाई? इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग फोकस से करना होगा। और इसको बोलेंगे मेंस लेवल का क्वेश्चन बन गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। 5 से मेरे दोस्तों 5 कट जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद मेरे प्यारे भाई 4 किया, या कुछ काटने की जरूरत है तो काट लेते हैं, वरना हमारे हिसाब से यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है भाई? 12 में 108 108 किया 324, 324 इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स मेरे प्यारे भाई ये कटेगा 2 बार, और 2 से 10 आपका जाएगा 5, तो 5 चौक 20 40 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है स्टूडेंट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है। इट इज वेरी वेरी क्वेश्चन। काफी सारे स्टूडेंट हमसे पहले ही आंसर आ चुका था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, ये इस कांसेप्ट के लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले सवाल में से मैं इसको कहूंगा। इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक कांसेप्ट समझाना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। इस कांसेप्ट का इस्तेमाल मेंस्ट्रुएशन में भी करेंगे। मेंस्ट्रुएशन में भाई किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाएं जो समांतर रेखाएं बनाएं, अगर हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाएं प्यारे बच्चे, अगर हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाएं, मैंने आपके सामने दो समांतर रेखाएं बनाई, ये दोनों लाइन समांतर हैं। आप बोलोगे हां जी सर दोनों लाइन पैरेलल हैं। आप इस दोनों पैरेलल लाइन पे कोई भी एक बेस बना लीजिए। मैंने दोस्तों बेस बना लिया बीसी, ये मैंने लिया बीसी। तो इस बेस बीसी पर आप ट्रायंगल बनाओ। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है? तो भाई इसमें ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? बेसिकली ट्रायंगल दो समांतर रेखाओं के बीच बना होता है, और दोनों समांतर रेखाओं को दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ट्रायंगल की हाइट होती है। तो सेम ही बेस पर इसी बेस बीसी पर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, ट्रायंगल डीबीसी। मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ट्रायंगल डीबीसी। तो दो पैरेलल लाइन के बीच आप सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल बनाओगे उन सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का होगा वही एरिया स्टूडेंट ट्रायंगल डीबीसी का भी होगा। आप बोलोगे जी सर इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर सेम ही आधार पर बने ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम ही आधार पर बने ट्रायंगल का जो एरिया वो हमेशा इक्वल होगा। अब बताओ ये हुआ कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस गुणा हाइट। मैंने आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बना के दिखाए हैं, दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है। देखो दोनों ट्रायंगल सेम बेस बीसी पर बनाए गए, दोनों ट्रायंगल का आधार सेम है, दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच बने हुए हैं। समांतर रेखा दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है भाई, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 90 डिग्री 90 डिग्री है भैया। ये इन दोनों ट्रायंगल की हाइट होगी, तो दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है, दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। क्लियर है? इजी 4 है। वही क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, वो अलग अलग रेशियो है दो। अगर दो यहाँ से कंसेप्ट मैंने क्या समझा कि अगर सेम पैरेलल के बीच, दो पैरेलल के बीच सेम ही बेस पर ट्रायंगल बनाओगे तो सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि उनका बेस भी सेम हो जाएगा, उनकी हाइट भी बराबर हो जाएगी, तो एरिया इक्वल होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बेटा हाइट क्या होता है यार? सर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं हाइट कैसे सेम है यार? व्हाट इज हाइट? व्हाट इज हाइट? हाइट क्या होती है? व्हाट इज हाइट? मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है भाई? ये ट्रायंगल है, आप समझते हो कि सर वर्टेक्स ए से बेस बीसी पर परपेंडिकुलर डालते हो हाइट होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बीसी के पैरेलल लाइन खींचो, बीसी के पैरेलल लाइन खींचो अपनी मर्जी से, बीसी के पैरेलल। तो ये जो ट्रायंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है, ट्रायंगल का इलाका है, ठीक है ना? इलाका समझ में आया? और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है, हाइट। ये ट्रायंगल की हाइट है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है, वो समांतर रेखा है। तो त्रिभुज जिनको समांतर रेखाओं के बीच बना होता है उनके बीच की डिस्टेंस को ट्रायंगल की हाइट कहते हैं। 5 बार तो बता दिया मैंने, छठी बार पूछ रहे हो आप। बता रहा हूं मैं बातों को, फिर कहते सर जल्दी हुआ सिलेबस बताओ। अरे सिलेबस कभी देखना, तुम एक बार मैं समझो, तुम एक बार समझ लो उसको। अभी सवाल करके बताओ 22 नंबर। जब आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि मुझे एक चीज को 5 5 6 बार बताना पड़ता है, अभी मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा तो फिर से बताऊंगा, पूछो कैसे आया? पहले इस क्वेश्चन का आंसर है इन द ट्रायंगल PQR में S is the midpoint of QR है ना, QR का midpoint है S, X is any point on PR, ठीक है? Is the point on QR such that PT is parallel to S, if the area of triangle PQR is 6.4 square centimeter then the area of triangle is RTX. This is very very good quality question, बहुत बेहतरीन सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। मैं आपके सामने ट्रायंगल PQR बनाता हूं,
जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। मैंने आपके सामने ट्रायंगल PQR बना लिया, बोला है एस इज द मिड पॉइंट ऑफ QR है, तो QR को नीचे ले लेते हैं। दोस्त मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया PQR, QR का मध्य बिंदु S है, ये QR का मिड पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु ध्यान रखिएगा भैया, प्लीज ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना, मिड पॉइंट S, X इज एनी पॉइंट ऑन PR, साइड PR पर कोई पॉइंट X है, ठीक है, साइड PR पर कोई पॉइंट X है, P इज द पॉइंट ऑन QR such that PT is parallel to X, तो भैया साइड PR पर कोई पॉइंट X है मेरे दोस्तों, X, तो भैया मैंने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट आपका X ले लिया मैंने, साइड PR पर कोई पॉइंट X लिया, बोला है QR पर कोई पॉइंट P है कि PT SX के पैरेलल है, तो ये मेरे दोस्तों SX को क्या बोलोगे, अब साइड QR पर कोई पॉइंट P है कि PT SX के पैरेलल है, तो सपोज ये पॉइंट P हो गया, साइड QR पर ये पॉइंट हो गया, आप इस प्रकार से लेना कि PT जो है वो SX के पैरेलल है, इसे ठीक बोला है, आप बोलोगे हाँ सर, तो PT जो है यहाँ पर SX के पैरेलल है, समांतर है, ऐसा बोला गया है, फिर आप बोलोगे सर यदि ट्रायंगल PQR का एरिया 6.4 है, पूरे त्रिभुज का एरिया PQR का 6.4 है, तो आपसे पूछा बच्चों ट्रायंगल RTX का एरिया बताओ जी, ये इसको मिलाएंगे, आप इसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों, ट्रायंगल RTX का एरिया आपको बताना है, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है RTX, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे चित्र बनाते जाओ जल्दी से, तो ट्रायंगल RTX का जो एरिया है आपको निकालना है, कैसे करेंगे, अगर ध्यान से देखिए तो ट्रायंगल RTX जो है वो दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, दो ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल RSX है, ध्यान सुनिएगा, एक तो ट्रायंगल यहाँ पे RSX है, अंधों को भी दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे TSX, इन दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया आपको 6.4 बोला है, अब करो बुद्धि का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अभी समझ में आएगा आपको, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये है, अगर मेरे दोस्तों में इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से इसको यहाँ से मिलाओ, आप समझने की कोशिश करिएगा, अभी समझाया कि दो पैरेलल लाइन के बीच आपके सामने दो समांतर रेखाएं हैं, सेम बेस पर आप कोई दो ट्रायंगल बनाते हो तो दो ट्रायंगल का जो एरिया वो आपस में इक्वल होता है, सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनाओगे दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ट्रायंगल अब देखिए ये बेस SX को देखो, बेस SX, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन समांतर है, इस बेस को देखो, इस बेस पर SX पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल SPX, दूसरा ट्रायंगल SPX, जो एरिया ट्रायंगल SPX का है वही एरिया ट्रायंगल SPX का है, जो एरिया ट्रायंगल SPX का है वही सेम एरिया ट्रायंगल SPX का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, जो एरिया ट्रायंगल SPX का है सेम बेस पर होने की वजह से वही एरिया ट्रायंगल SPX का भी होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही होगा, अब बताओ ये ट्रायंगल RSX और ये ट्रायंगल SPX क्या बन गया, आप कहोगे सर ये ट्रायंगल RSP बन गया मेरे दोस्तों, ट्रायंगल RSP के इक्वल बन गया, बुद्धि चाहिए ट्रायंगल RSP के इक्वल बन गया, ट्रायंगल RSX प्लस SPX, ट्रायंगल RSP के बराबर बन गया, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बात समझ, और ट्रायंगल RSP का एरिया है कितना, ट्रायंगल RSP का एरिया तो पूरे बड़े ट्रायंगल PQR के एरिया का आधा होगा ना, 6.4 का आधा होगा ना, 3.2, आप बोलोगे हाँ जी सर ट्रायंगल RSP का एरिया कितना होगा, 3.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यों होगा, अरे देखो कल का लेक्चर समझाया था, कल का लेक्चर जितनी तुमने पढ़ाई आज तक नहीं करी ना, अपने 20 साल के हो गए, उससे ज्यादा पढ़ाई ज्योमेट्रिक सिलेबस में है, तो थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, लॉजिक का आपके सामने ट्रायंगल है, एस इसका मध्य बिंदु बोला था मिड पॉइंट, इसी ट्रायंगल में जब मीटर खींचते हैं तो पहली बार जाना कल समझाया, आज क्यों याद नहीं है, इसी ट्रायंगल में जब मध्य खींचते हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, जो एरिया ट्रायंगल का होगा वही एरिया ट्रायंगल का होगा, एस मिड पॉइंट है, मध्य का जो ट्रायंगल को तो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, आप बोलोगे हाँ जी सर, इस ट्रायंगल PSR का एस मध्य बिंदु क्या बोल रहे थे, PSR का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल PQR आधा होगा, 6.4 आधा 3.2, एक ही सवाल में तीन तीन कांसेप्ट लग रहा है, आपको दिक्कत ज्योमेट्री समझ में नहीं है, आपकी दिक्कत ये है कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले पे बेस डायरेक्ट सॉल्व करवाया, आप बहुत अच्छे से करोगे, खुश रहोगे, लेकिन जब एक ही सवाल में तीन तीन चार चार कांसेप्ट लगते हैं तो आपसे नहीं होता कि आपने जीवन में उतना पढ़ाई और ये केवल प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं मैंने आपको समझा, आपको समझ में आ जाएगा, खुश हो जाओ, घर पे जाकर 15-20 मिनट से बुद्धि मारो, चार पांच डायग्राम बनाओ, बिगाड़ो, काटो पीटो, सॉल्व करो अपना, तब जाके कुछ होगा, ठीक है, और इसी के साथ ज्योमेट्री की शीट नंबर 4 जो समाप्त होती है, उससे कोई मेहनत नहीं करते, चलो अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ज्योमेट्री की शीट नंबर 5 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी का मतलब हिंदी में समरूपता, क्या मतलब है मेरे प्यारे समरूपता का, अगर आप इसके नाम से देखो तो नाम से क्लियर होगा, सम मतलब समान, रूप मतलब आप समझ सकते हैं जो है फिजिकल जो है उसका एट्रीब्यूशन, यानी ऐसी सिमिलरिटी का क्या मतलब है, ऐसी कोई भी दो आकृति ऐसी कोई भी दो ज्योमेट्रिक आकृति जिनका साइज बेशक अलग अलग हो सकता है, ऐसी कोई भी दो आकृति जिनका साइज बेशक अलग अलग हो सकता है, साइज में भी डिफरेंट, वो देखने में छोटे बड़े लग सकते हैं लेकिन उनकी जो शेप है, उनकी जो बनावट है, शेप शुड बी सेम, बट शेप शुड बी सेम, आप कहोगे सर साइज अलग अलग होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, बट शेप शुड बी सेम, ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, ऐसी दो ज्यामितीय आकृति जिनका साइज बेशक अलग अलग हो, साइज उनका अलग अलग हो सकता है लेकिन जो उनका शेप है वो सेम होना चाहिए, क्लियर, जैसे आप बेड का एग्जांपल लो, बेड सिंगल भी हो सकता है, सिंगल बेड सिंगल शीट हो सकता है, डबल शीट हो सकता है, ट्रिपल शीट हो सकता है, तो साइज बेशक बेड्स का अलग अलग होगा लेकिन उनकी शेप सेम होगी, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने ज्योमेट्री जो भी पढ़ी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, असली ज्योमेट्री शुरू होती है यहाँ से, अगर आपने 9th क्लास अपने दम पे पास की होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना सिमिलरिटी पढ़े 9वीं क्लास पास कर ले, सब बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे लेकिन आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में बहुत ही आसान सवाल आता है, मेंस के पेपर में थोड़ा ट्रिकी सवाल आता है, ध्यान सुनिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता का मतलब ऐसी दो ज्यामितीय आकृति जिनका साइज बेशक छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में वो एक जैसी लगती है, मैं किन्हीं दो आकृतियों की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने दो सर्कल बनाऊं, ध्यान सुनो, ये सर्कल मेरे प्यारे भाई बेशक देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, आप बोलोगे जी सर लेकिन ये देखने में इनका साइज अलग अलग है बट इनकी शेप सेम नहीं है, भाई ये भी गोल है ये भी गोल है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं सिमिलर आकृतियां, समरूप है ये एक दूसरे के, समझ में आया, अरे भाई सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, कृपया अपने मन से ना सोचिए, जो मैं बता रहा हूं सुनिए, पहले पूरी बात सुनो उसके बाद कमेंट करना यार, कैसे आदमी हो यार, हद होती है, जितना तुम समझते नहीं उससे ज्यादा खुद में डाउट पैदा कर लेते हो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसी दो आकृति जिनका साइज बेशक छोटा बड़ा हो लेकिन उनकी शेप सेम होनी चाहिए, ऐसी आकृतियों को हम समरूप कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं, अब इसके बाद तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है, आपकी सोच यहाँ पे हो जानी चाहिए, बाकी देखने में छोटे बड़े लेकिन उनकी शेप जो है वो एक जैसी हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने समझाया दो सर्कल दो करते हैं, ये बेशक बड़े छोटे लग रहे हैं देखने में लेकिन इनकी शेप सेम है, कहीं आड़े टेढ़े नहीं हो रहे, ठीक, इसी प्रकार से जैसे आपके सामने दो स्क्वायर बना ले, दो वर्ग बना ले, ये मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाया, ठीक, ये देखो ये दो स्क्वायर मैंने बनाए वर्ग, ये वर्ग मेरे प्यारे भाई वर्ग है मेरे दोस्तों, ये बेशक यहाँ पे छोटे बड़े हैं लेकिन इनकी शेप सेम नहीं है, मतलब शेप सेम होने का मतलब एक ऐसी, अगर मैं इसको खींच के बाहर कर दूं, इसे खींच के बाहर कर दूं तो एक ऐसा केस आएगा कि जस्ट इसके ऊपर फिट हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि इसी फिगर को कंप्रेस करके मेरे प्यारे भाई ये बन गया है, ठीक है, ये मेरे दोस्तों अगर मैं इस पर कंप्रेस करूंगा ऐसे दबाऊंगा ऐसे सेम अनुपात में, तो ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन आएगी कि इसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर है ये दोनों, समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर, इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए तो 5-10 मिनट खराब करोगे, सिमिलरिटी के 50 सवाल कैसे सॉल्व कर लोगे यार, हद है, आपके जैसे कॉमन सेंस वाले बच्चे के लिए 7-8 महीने में सिलेबस खत्म करना पॉसिबल नहीं है, आपको 2 साल का समय चाहिए, तो ऐसी कोई भी दो आकृति जिनका साइज बेशक अलग अलग होता है लेकिन उनकी शेप सेम है, उनको सिमिलर बोलते हैं, सिमिलरिटी समरूप बोलते हैं, आपके सिलेबस में केवल ट्रायंगल्स की समरूपता पढ़नी है, ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है, इसका खर्च आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, प्यार से आगे चलूं मैं, सबको समझ में आ गया जी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यार से, अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्रायंगल के, अगर किन्हीं भी मेरे दोस्तों दो अलग अलग त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हैं, अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, दो ट्रायंगल आपके सामने बना रहा हूं, एक ट्रायंगल मेरे दोस्तों ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये हो गया, ये ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई DEF है, मैंने आपके सामने दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए, शब्दों को गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किन्हीं भी दो अलग अलग त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों, अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री फिक्स होता है, एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज दोस्तों ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल भी 70 डिग्री का है, ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है मेरे दोस्तों, तो मैंने आपके सामने दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए, एक बोला ट्रायंगल ABC, दूसरा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ट्रायंगल DEF, आप बोलोगे जी सर इन दोनों ही ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए आप देखते ही कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं, बेशक इनका साइज बेशक बड़ा छोटा क्यों ना हो, इनका साइज बेशक बड़ा छोटा क्यों ना लगा देखने में, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के शेप में सेम है, अगर इस वाले ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को पिचकाओ ना सेम अनुपात में पिचकाओ तो एक ऐसी केस आ जाएगी कि जस्ट इसके ऊपर फिट बैठेगा,
बात समझ में आई कि समझ में आई भैया? पिचकाना ही सिमिलरिटी है, ध्यान से समझना। अगर आप ट्रायंगल को मेरे दोस्तों पिचकाओगे ना, पिचकाओगे तो जस्ट ये इसके ऊपर एक कंडीशन क्रॉस आएगी, इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, क्योंकि इनका शेप सेम है, साइज इसका बड़ा है, इसका छोटा है, क्लियर? अगर आपके सामने दो अलग-अलग ट्रायंगल हैं, उनमें दो एंगल बराबर हैं तो आपस में सिमिलर कहलाएंगे। अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अगर 70 डिग्री 60 डिग्री तो स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना होगा? 7 130 डिग्री वाला एंगल आपका 50 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 7 130 डिग्री वाला एंगल मेरे दोस्तों आपका 50 डिग्री हो गया, आप बोलोगे जी सर। तो कहने का मतलब अगर किसी भी दो त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप कहलाते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई दोस्तों? ये बेशक देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं लेकिन इनका शेप बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको पिचकाएंगे तो बिल्कुल जस्ट इसी के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। दिखाई दे रहा है सभी, आप बोलोगे जी सर। एंगल बी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? एंगल ई के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? एंगल एफ के बराबर है। इनको बोलते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल या हिंदी में संगत कोण। हिंदी वाले भाई लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में हम इनको कहते हैं संगत कोण, संगत कोण। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो संगत कोण है मेरे दोस्तों। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सभी को बात समझ में आ गई। तो दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण बराबर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद बात समझिएगा भाई, ये एंगल ए 70 है, एंगल डी 70 डिग्री है, तो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है। ध्यान सुनिए, एंगल बी 50 है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल ई 60 डिग्री है, तो ये एंगल बी और ये सॉरी वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स संगत शीर्ष। भाई ए की जैसा क्या है? डी है, बी के जैसा क्या है? ई है। यहाँ मुझे भाई बताइएगा, ये एंगल सी 50 है, एंगल एफ 50 है, वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स एफ है, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स शीर्ष, संगत शीर्ष। अगर आपके सामने दो अलग-अलग ट्रायंगल हैं, उनके तीन एंगल बराबर हैं, जो बराबर एंगल्स होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा, ये जो साइन होता है ये होता है सिमिलरिटी का साइन। जब भी आपको किसी भी चित्र में ये साइन लिखा हुआ साइन लगा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता एग्जाम में, केवल छोटी सी बात लिख देता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, यानी कि बेशक छोटे बड़े हो सकते हैं पर इनकी शेप सेम है। इसको लिखने का भी कायदा होता है। वर्टेक्स ए लिखना है, वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग ही वर्टेक्स बी लिखना है। वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो बी की जगह आपको ई लिखना है। वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग आपको वर्टेक्स एफ लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एबीसी और डीईएफ सिमिलर है तो मैं ऐसे लिख देता हूं एसीबी सिमिलर टू एफ डीई। ये गलत है मेरे दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स नहीं लिखे गए, ये तरीका गलत है। आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही लिखना है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया है एक्सप्लेनेशन के बाद भी तो दो रास्ते हैं, या तो आप नौवीं का ट्यूशन लगा लीजिए या फिर तैयारी करना छोड़ दीजिए। दो रास्ते आपके पास हैं, क्योंकि नौवीं क्लास में मास्टर जी ने इतना तो नहीं पढ़ाया तुमको। इतनी साधारण सी बात है भाई, इनको दिमाग भी लगाना, कुछ नहीं करना, ठीक है? समझ में आ गया? याद आ गया? ठीक है, समझना कुछ चाहिए इसको पता है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल एबीसी और मेरे दोस्तों ट्रायंगल डीईएफ। क्लियर है भाई? आप बोलोगे हां जी सर। और ये तीन एंगल बराबर है, तीन एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। इक्वल एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड जो होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है, संगत भुजा कहलाती है। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड जो होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ एंगल ए के सामने एंगल ए और एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर है। या एंगल ए के सामने की साइड क्या है? बीसी। या एंगल डी के सामने की साइड 70 डिग्री के सामने ई है, तो बीसी और ई मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कहने जा रहा हूं। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। सिमिलरिटी का क्या मतलब है? आपके पास एक फिगर थी, आपने इसको तीनों भुजाओं को खोल के बड़ी फिगर बना दिया, या बड़ी फिगर को आपने पिचका के छोटी फिगर बना दिया। फिर आप इसको पिचकाओगे तो तीनों भुजाओं को समान अनुपात में पिचकाने पर ये वाली फिगर आएगी, अगर ये दोनों सिमिलर है, यानी कि पिचकाना ही एक तरीके से सिमिलरिटी है। यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसको प्रूफ किया है, इंसान का कॉमन सेंस है। एंगल ए के सामने की साइड यहाँ पर बीसी है, यहाँ एंगल डी 70 डिग्री के सामने की साइड ईएफ है। जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा वही रेशियो, या एंगल बी 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने की साइड एसी, यहाँ 60 है, 60 के सामने की साइड डीएफ, वही रेशियो एसी से डीएफ का होगा। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। इक्वल टू भाई एंगल सी 50 डिग्री है, 50 डिग्री के सामने की साइड यहाँ ईबी है, या 50 डिग्री के सामने की साइड डी है, वही रेशियो मेरे प्यारे एबी से डीई का होगा। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्लियर है? यस और नो? तो दो सिमिलर ट्रायंगल में दो समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। कोई तकलीफ? तो करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड, इसको मैं बोल रहा हूं लिख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है। ये संगत कोणों के सामने की जो भुजाएं उनको करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। इसको देखो आप बिल्कुल गधे हो, मैं छोटे से एग्जांपल से और आपको समझा देता हूं। ध्यान सुनिएगा, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं। इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 5 7 और 9 सेंटीमीटर, 5 7 और 9। ये कहता है भाई साहब इसकी साइड को 3 गुना करो, 3 गुना करो, 5 7 3 गुना करो, 3 गुना, 3 गुना करो। तो भाई इसकी 3 गुना खींचो, इसको भी 3 गुना खींचो और इसको भी 3 गुना खींचो। अरे 3 गुना खींचोगे भाई तो 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, ये 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, ये 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा कि नहीं? तो भाई जिस ये जो है बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, फैलता जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर साइज तो बेशक बढ़ गया लेकिन शेप तो दोनों की सेम रही ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ गया। अरे भाई ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर रहेगा, समझे कि नहीं? ये वाला जो एंगल है वो इसी के बराबर रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर रहेगा। करस्पॉन्डिंग साइड का 3 गुना हो गया, 5 से 15 1/3, 7 से 21 का रेशियो 1/3, 9 से 27 का रेशियो 1/3। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर ठीक है, कॉमन सेंस आप देख सकते हैं, दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से देख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मेरे प्यारे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, दो ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीसी है, एक दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल डीईएफ है। समझना, यहाँ एंगल ए, यहाँ एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एंगल बी जो है मेरे दोस्तों एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है मेरे दोस्तों वो एंगल एफ के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्रायंगल एबीसी इट्स सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के लिए आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, एंगल ए के सामने की साइड बीसी या सेम उसी एंगल के सामने की साइड ईएफ, बीसी से ईएफ का रेशियो बराबर, या एंगल बी के सामने की साइड एसी या सेम उसी एंगल के सामने की साइड डीएफ बराबर एसी अपॉन डीएफ, या एंगल सी के सामने की साइड एबी या एंगल एफ के सामने की साइड डी बराबर एबी अपॉन डी। आप बोलोगे जी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, लेकिन इन सिमिलर ट्रायंगल केवल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। इन सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों में इन सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम, रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम। हर संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है, रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम। समरूप त्रिभुजों में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल इनकी साइड रेशियो बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ध्यान सुनिएगा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों के पेरीमीटर परिमापों का रेशियो भी यही होगा। जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वही पेरीमीटर यानी कि परिमापों का अनुपात है। आप बोलोगे जैसे यहां देखो चित्र में ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिखाएं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/3, 5 से 15 1 रेशियो 3, 9 से 27 1 रेशियो 3, 7 से 21 1 रेशियो 3, इनके पेरीमीटर रेशियो निकालो जरा, पेरीमीटर रेशियो निकालो, वो भी 1 रेशियो 3 निकालो चाहे। समझ में आया कि नहीं? तो सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो मेरे दोस्तों सेम होता है। ठीक है, आप बोलोगे एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर, देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड लिखी हुई है, देखो एबी, पहले दो वर्टेक्स ले लो, एबी का करस्पॉन्डिंग क्या है डीई, तो एबी बटे डीई होगा। ध्यान सुनिएगा, ये बीसी मेरे प्यारे बीसी, आखिर दो ले लो, बीसी का करस्पॉन्डिंग क्या है ईएफ, देखो बीसी का करस्पॉन्डिंग ईएफ होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्तों एसी, एसी का करस्पॉन्डिंग क्या है डीएफ, देखो एसी का करस्पॉन्डिंग डीएफ होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सब दो ट्रायंगल का पेरीमीटर जैसे रेशियो, पेरीमीटर अलग चीज है, एरिया अलग चीज है बेटा। ध्यान सुनिएगा, पेरीमीटर की लंबाई क्या होती है? पेरीमीटर की लंबाई, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, जबकि एरिया को नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्क है, पेरीमीटर एक तरह की लेंथ है, एरिया लेंथ थोड़ा होता है, पेरीमीटर को सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो एरिया पेरीमीटर उसको एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट, मैंने क्या बोला
सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा। इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं बोलूं वहीं तक सोचो, उससे आगे सोचो तो लेकर मारूंगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, इस चीज बताने वाले नहीं सर, पढ़ के खाली है बेटा संतोष, तुमने इकोनॉमिक क्लास पास करी है, ये वाला पूर्ण है तो ऐसे पास हो गए सरकार के पास और दूसरी सरकार को गाली देते हैं। इकोनॉमिक क्लास पास करी होती है तो ये इतना वाला काटे से लाइन पे साइड सेम है, साइड डिफरेंट शेप थोड़ी सी, तो वाला को इस तरह दिया हुआ है। सिमिलरिटी शब्द आज उन्होंने पहली बार सुना कि सिमिलरिटी नाम की कोई चीज होती है दुनिया में। करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो, भाई किसी ट्रायंगल में तीन साइड होती है, तीन हाइट होती है भाई, भाई जैसे वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स बी, तो आप वर्टेक्स ए से मेरे दोस्तों हाइट खींचते ट्रायंगल की और सेम उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी से हाइट खींचते हैं, तो ये होगी करस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई हो गया, संगत ऊंचाई। आप बोलोगे संगत ऊंचाई क्यों है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से खींचनी है, ऐसा नहीं कि एक करस्पॉन्डिंग डी है तो आप यहां पे एक डी की वजह इसे खींचने लगो, वो गलत हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से आपको हाइट खींचनी है, अगर इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है तो दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझे है। इन दोनों ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर यानी कि मेरे प्यारे और समद्विभाजक की लंबाई का रेशियो यही होगा। पहले ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर और सेकंड ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। लिख रहा हूं जैसे मेरे दोस्तों एंगल बी और एंगल करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, आप एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचो, आप एंगल ई का एंगल बाइसेक्टर खींचो एंगल का, तो उन दोनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो यही होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर खींचो की लंबाई का अनुपात इन सब के बराबर ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। करस्पॉन्डिंग माध्यिकाओं की लंबाई मेरे दोस्तों, तो यहां पे जैसे एग्जांपल के लिए साइड बीसी और साइड ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड संगत हो जाए, अगर इन संगत भुजों की माध्यिकाओं की लंबाई निकाली जाए तो माध्यिकाओं की लंबाई का रेशियो मेरे दोस्तों यही आएगा। पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल की मीडियन माध्यिका करस्पॉन्डिंग मीडियन, तीन मीडियन होंगी, उन तीनों मीडियंस में करस्पॉन्डिंग मीडियंस की लंबाई का रेशियो यही आएगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती मैं पूछना, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक बात और, हर ट्रायंगल का ध्यान सुनिएगा, हर ट्रायंगल का इन सर्कल जरूर होता है, सर्कल होता है मेरे प्यारे ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता जाए, अंदर से हम आगे बढ़ेंगे। हर ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता जाए, इसकी रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस, क्या बोलते हैं अंतःत्रिज्या, इन रेडियस। तो इस ट्रायंगल का भी इन सर्कल होगा, इस ट्रायंगल का भी इन सर्कल होगा, तो उनके इन सर्कल अंतःत्रिज्या है, इनकी रेडियस का रेशियो यही होगा r1/r2। समझ में आया कि समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। हर ट्रायंगल के लिए मेरे दोस्तों आगे और डिटेल में जाएंगे, डिटेल आपको जानना काफी है। हर ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से जाए, तीनों वर्टेक्स से जाए मेरे प्यारे, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, परिवृत्त बाहर का वृत्त। इसकी जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों मैंने कैपिटल आर मान ली, कैपिटल आर। आप बोलोगे जी सर तो इस सर्कल की सर्कम रेडियस होगी, सर्कल की सर्कम रेडियस होगी, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनकी सर्कम रेडियस का रेशियो यही होगा r1/r2। क्लियर है? अरे राशि का रेडियस निकालते कैसे बेटा, वो बाकी चीजें सीखेंगे, पहले ये तो समझो। तो दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी इन रेडियस का अनुपात उनकी सर्कम रेडियस का अनुपात भी बराबर होगा, जो यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो है, क्लियर है, वो इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपके सामने समझा दिया। सर x2 लिख सकते नहीं, देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना कि आप दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर करें। अब आपने पहले ये वाला ट्रायंगल लिखा, बाद में ये वाला लिखा, ऊपर आपने वाला ट्रायंगल लिखा पहला वाला, नीचे आपने दूसरा वाला ट्रायंगल लिखा, तो आपको यही करना है ना? हर जगह आपको यही करना है, ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट पहले ले ली, इसकी हाइट बाद में ले ली, इसकी पहले ले ली, नहीं। अगर पहले ये वाला ट्रायंगल लिखो, बाद में ये वाला, ऊपर ये वाला है, नीचे दूसरा वाला, तो आपको हाइट रेशियो में वही करना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। समझ पलटना नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यस, ध्यान से कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से, बस मैं आपके सामने समझाता हूं। ये आपके सामने ट्रायंगल ABC है और दूसरा मेरे दोस्त आपके सामने ट्रायंगल DEF है। ट्रायंगल ABC है, दूसरा आपके सामने ट्रायंगल DEF है। एंगल A के एंगल A के बराबर है एंगल D, एंगल B के बराबर है एंगल E और एंगल C के इक्वल है एंगल F। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी समरूप है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से समझ सुनिएगा। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया का रेशियो भाई ध्यान सुनिएगा, लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर में, जबकि एरिया क्षेत्रफल नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 है, लेंथ की लेंथ में गुणा होकर एरिया आता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में जो एरिया का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए। तो सिमिलर ट्रायंगल एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। ठीक, क्या होगा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे दोस्त मैंने यहां से वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डाला है AD और इसकी जो हाइट है AD, ये जो है मेरे दोस्तों इसकी हाइट h1 है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला और ये इसकी जो हाइट है मेरे दोस्तों h2 है। तो बताओ ट्रायंगल में एरिया का रेशियो क्या होता है? ट्रायंगल में एरिया का रेशियो होता है 1/2, बेस में हाइट बेस BC है, BC के ऊपर क्या हाइट h1 अपॉन, बताओ ये साइड EF है और EF के ऊपर मेरे दोस्तों हाइट कितनी है? आपका जवाब होगा सर जी h2। आप बोलोगे हां जी सर, मेरे पहले जवाब दीजिए, हाथ से हाथ कट जाएगा, कट जाएगा, क्लियर? इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, जो रेशियो BC से EF का है वही रेशियो h1 से h2 का है। भाई करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो h1 से h2 का जो रेशियो है वो BC से EF के रेशियो के बराबर ही तो होगा। h1/h2 किसके बराबर होगा? BC अपॉन EF ही तो होगा। जो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, h1/h2 जो है वो BC अपॉन EF के बराबर ही तो हो जाएगा। तो BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, BC बटे EF का होल स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे जी सर, और 2 हो गए 2 टाइम्स। तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि BC अपॉन EF एंगल B के सामने की साइड AC है, एंगल E के सामने की साइड DF है, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझ गया। एंगल C के सामने AB है, यहां एंगल F के सामने DE है, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। ये सुनो, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर वर्ग होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलिए, अब आप मुझे दो चार एग्जांपल इसके सोच समझ के बताइएगा। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं। ये ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। दूसरा ट्रायंगल है, बता दीजिए। ये वाली लेंथ बतानी है आपको। बैक कर नोट, जल्दी जल्दी नोट करा करो यार साथ साथ। इतना टाइम थोड़ा कि बच्चे बता रहे हैं, जल्दी करो। सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, ये जल्दी से। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए हैं, ये अल्फा बीटा का है, ये एंगल 13.8 आपको बताना जल्दी से करिएगा। नहीं सीमेंट का रेशियो नहीं होगा, सीमेंट के बारे में फिक्स नहीं है ना, जल्दी बताओ। इतना सारा थोड़ा तो बेसिक बात है, सवाल का 5 सेकंड क्यों नहीं आया? पहली बात तो आपके सामने दो ट्रायंगल है, अल्फा बीटा का है, अल्फा बीटा का है, तीन एंगल बराबर है, हालांकि एंगल को शफल करके लिखा गया है, लेकिन है तो एक दूसरे के सिमिलर ही ना। और मैंने अभी समझा कि सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग लेंथ है कौन सी? आपको आपको क्या बताना है? अल्फा के सामने की साइड बतानी है। यहां अल्फा के सामने की साइड 10.8 है, 10.8 ठीक है। ठीक है, मुझे अल्फा के सामने की साइड बतानी हो जाएगा। भाई यहां बीटा के सामने कितना दिया? 13.2, यहां बीटा के सामने कितना दिया? 13.2, यहां बीटा के सामने कितना दिया? 7.7। आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, सेम एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? इनका रेशियो ले बताओ। अभी 13.2 7.7 किससे ज्यादा? 11 से ज्यादा, 11 से मेरे दोस्तों, 11 कितनी बार 12 बार मेरे दोस्तों, और 7 बार, 11 से 12 रेशियो 7। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 12 रेशियो 7 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर 12 रेशियो 7। तो यहां भी अल्फा के सामने आपको बताना है, अल्फा के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 12 रेशियो 7 होना चाहिए। ये रेशियो भी अल्फा के सामने की साइड का 12 रेशियो 7 होना चाहिए। मैंने सर्कल के अंदर बंद किया है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये रेशियो है, कोई एक्जेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। 12 की जो वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर कितने गुना? 0.9, 12 में 108 याद करो 0.9, तो 7 की वैल्यू 0.9 होगी, 7 कम 63, 6.3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, एक पैसे की दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ कर लोगे? आपको इस प्रकार से करना है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो पता चलेगा, आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद ये वाली कहानी होगी, अच्छा एक बात जानना चाहता हूं, अगर किसी ट्रायंगल में आपको दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकालने जवाब दो। अगर आपको एरिया का रेशियो दिया है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने के लिए आपको एरिया का रेशियो का अंडर रूट करना है। ठीक है, चलो मैं इसके लिए आपसे एग्जांपल पूछ लेता हूं, ये बताइए जल्दी से।
है। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से। इसका एरिया 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक है। ये साइड जो है मेरे दोस्तों आपकी 16.8 सेंटीमीटर है, 16.8 ये वाली साइड कितनी मीटर। 3 सेकंड का समय आपके पास करने के लिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। मेरे दोस्तों एल्फा बीटा का दो ट्रायंगल बनाए, इसका एरिया 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाली साइड 16.8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी होगी। और आजकल ट्रेंडिंग में है कि आपको यहाँ पे जो है डायग्राम बनाकर भी पूछता है क्वेश्चन। भाई भाई ध्यान सुनिएगा, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर दोनों कितनी बराबर है, एल्फा बीटा का, यहाँ भी एल्फा बीटा का, आप बोलोगे हाँ सर सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी एरिया को दे रखा है, तो एरिया का जो रेशियो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई इसका एरिया 38.4 है और इसका एरिया है 15, तो इनके एरिया का रेशियो है कितना, तो रेशियो निकालो, रेशियो एरिया का, तो डेसिमल से हटाएंगे तो 0। अब किससे ज्यादा 6 से ज्यादा 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6 36 6 34 6 25। एरिया का रेशियो 64 रेशियो 25 है मेरे भाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा, आपको एरिया का रेशियो पता चल गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा, इसका अंडर रूट लेंगे, 64 रेशियो 25 का अंडर रूट 8 रेशियो 5, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8 रेशियो 5 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो गामा के सामने की साइड आपको दी है, या गामा के सामने की साइड आपको पूछी है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं कि ये वाली साइड आपसे पूछ लेगा, ये वाली साइड पूछ लेगा तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, याद नहीं कर सकते, ये वाली साइड कभी आएगी जब बीटा के सामने की साइड पता होती, ये नहीं पूछ सकता, ये निकाली जा सकती है ये वाली साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8 रेशियो 5 आ गया, ये 8 रेशियो 5 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का गामा के सामने, आप बोलोगे हां सर 8 रेशियो 5 होगा, तो कितना मान रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 8 की वैल्यू 16.8 सेंटीमीटर दी है, कितना 2.1 गुना, तो ये 2.1 गुना होगी, 5 की 2.1 गुना करेंगे 10.5 सेंटीमीटर, पहले 10.5 सेंटीमीटर आएगी, आंसर सवाल कर लोगे। क्लियर, मुझे लगता है अब आप सभी बच्चे सीख गए। तो ये सिमिलरिटी का सारा कांसेप्ट है मेरे दोस्तों, बेसिक वाला मैंने आपको समझाया बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। अब इससे सवाल करवाते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन लेंगे, जितने नहीं बनाना पड़ता बिना डायग्राम बनाए सॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरिटी ज्यादा क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन आपको डिटेल में एलिब्रेट कर दिया है कि बेसिक सवाल आपको बिना डायग्राम बनाए ही कर लेंगे। एक सेकंड होल्ड करो। जी ये बताइएगा, और ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन ही है, जो नया सवाल आएगा आपको बता दूंगा। मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन करवा 2018 के बाद से 19 20 21 22 के, ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे जी बहुत बढ़िया। लेटेस्ट शीट को मैंने अभी अपडेट कर दिया था 1 घंटे पहले, जो सीपीयू का पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ महीने पहले, वो वाले सवाल मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ में ये सब हो रहा है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अच्छा भाई ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ में ये रेशियो बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो जाहिर सी बात सिमिलर होंगे। अब ध्यान से देखो, एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफ होना चाहिए, तो एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी हो रहा है, मैं ऑप्शन से करूंगा गलत है। अभी एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डीएफ होना चाहिए, ये वाला सही है, या एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ हो रहा है, ईएफ ये भी गलत है, या एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे दोस्तों बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीई हो रहा है, एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डीएफ आनी चाहिए, ये गलत है। सवाल क्या है, सवाल का आंसर बी ऑप्शन। कितना समय लगेगा सोचने में, 1 सेकंड का समय लगेगा बेटा, ऐसे सोचो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा, ये होता तो अगर दो ऑप्शन में होता हम दूसरी कंडीशन को चेक करते, तो एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ये होना चाहिए, एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी लिखा हुआ है, क्या पागल बना रहा है, हमने को चेक किया, एक ही बात खत्म, ऐसे पूछा सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 2 ये बताइएगा, ये सिलेक्शन पोस्ट 10 का क्वेश्चन है दोस्त, अभी लेटेस्ट वाला ये बताइएगा। डी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इसका मान बताइए, ठीक है ना, ये सबसे आसान सवाल है, शीट नोट वाले सेक्शन में पढ़ूंगा। इसका यानी कि आपको ये बतानी है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इसका मान ये 4 6 10 2 5 और देखो ये 35 डिग्री का है दोस्तों, 35 डिग्री ये वाला एंगल 35 डिग्री, तो आपको नहीं लगा यहाँ देखो 35 डिग्री, ये एंगल 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री, 35 डिग्री का आजू बाजू 4 10 है, ये आधा ही तो 4 का आधा 2 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, तो भाई यहाँ भी 6 का आधा 3 नहीं होना चाहिए, 3 सिमिलर ट्रायंगल दोनों, ये एंगल बराबर रखा है, 3 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। 1 सेकंड जस्ट आधा कर दिया, पिचका दिया उसको, अगला सवाल फेंक के मारेंगे आपके सामने, ऐसा ही मजाक बताइए। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 3 कर दो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन है 2021 के मेंस की परीक्षा का, जवाब दे दो, बना दो। एबीसी और पीक्यू दो ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा, एबीसी पीक्यू दो ट्रायंगल है, एबी बराबर पीक्यू बराबर 6, बीसी बराबर क्यू बराबर 10, एसी बराबर पीआर बराबर 8, यानी कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल आपस में बराबर है, हर साइड इक्वल है मेरे दोस्तों, यानी बिल्कुल एक ही जैसे ट्रायंगल है। यदि कोण एबीसी x है तो कोण पीआर क्यू कितना होगा, अगर कोण एबीसी x है तो पीआर क्यू का मान बताओ जल्दी से करेंगे, बनाओ बिना डायग्राम बनाए करने की ताकत किसमें है। अगर ध्यान से देखेंगे तो दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की साइड है 6 8 10, 6 8 10 है, तो देखते समझ जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल मेरे दोस्तों सम कोण त्रिभुज है, ये 6 8 10 3 4 5 रिपीट दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ही सम कोण त्रिभुज है, और इसमें हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों बीसी और क्यूआर, हाइपोटेनस है 10, यानी कि मेरे दोस्तों बीसी और क्यूआर हाइपोटेनस होंगे, बीसी क्यूआर हाइपोटेनस होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 10 के सामने जो एंगल आएगा राइट एंगल यानी कि एंगल a/d का होगा, एंगल a/d का, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एंगल p/d का होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हां सर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्यू है, एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्यू है, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूआर है, एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीआर, यानी कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक ही जैसे इक्वल ट्रायंगल है। अगर सवाल में आपसे बोला है बिना डायग्राम कोई मजा है कि एंगल एबीसी x है, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये वाला एंगल भी x होगा। आपसे पूछा गया पीआर2 एंगल पीआर2 आपसे ये वाला एंगल पूछा गया 90 डिग्री है, x है, कितना बचेगा 90 - x डिग्री बचेगा, 90 - x डिग्री, आप बोलोगे हां जी सर ए ऑप्शन आंसर है 90 - x। भाई हाइपोटेनस दो साइड है, उसके अलावा जो एंगल बचा वो हाइपोटेनस के सामने एंगल राइट एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेनस का 10 है, इसके सामने एंगल 90 होगा है, ये 90 एंगल भी x है, एंगल 2x होगा कि नहीं, तो भैया अगर 90 डिग्री x है तो 90 - x = होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इजीली आप कर पाए। अगर आपको इसमें डाउट है कैसे, तो आप चित्र बना के कर लो, फिर आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो मेंस में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है ना, एबी की लंबाई 6, अगर आपसे बोला ना एबीसी और डीएफ सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखा होगा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी होगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, ऐसे लिख सकते हैं। एबी 6 है, बीसी 8 है, डीई 9 है, ईएफ की लंबाई आपको बतानी है, ईएफ की लंबाई करोगे प्यारे बच्चों। देखो इसमें आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ईएफ की लंबाई निकालनी, जो लेंथ आपको निकालनी होगी उसे ध्यान से देखो, ईएफ की लंबाई निकालनी, ईएफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बीसी, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बीसी की लेंथ चाहिए, बीसी सवाल में आपको एबी 6 दिया है, डी 9 दिया है, आपको एबी की लंबाई दी है और डी की लंबाई दी है, एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, डी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो से ट्रायंगल बराबर होगा। भाई यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बीसी कितना है, बीसी 8 सेंटीमीटर है, और बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या साइड, बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ है, आपको निकालना है, आप बोलोगे जी सर ईएफ की लंबाई कितनी होगी, 9/72 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन आंसर है, 9/72 सेंटीमीटर, बिना तुम उठाए कर सकते हैं मेरे दोस्तों सवाल, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, प्री में ऐसा ही सवाल आता है। 5 नंबर बताओ जल्दी से, सवाल है ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के जो परिमाप है वो 78 और 46.8 सेंटीमीटर है, पीक्यू की लंबाई 11.7 है, तो एबी की लंबाई याद करेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल है मेरे प्यारे, आपसे क्या पूछा, जो चीज पूछी उस पे ध्यान दो, एबी की लंबाई पूछिए, तो एबी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू होती है, पीक्यू की लंबाई पता होनी चाहिए, अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, पहले एबीसी बोला बाद में पीक्यूआर बोला, ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर का रेशियो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का, पेरीमीटर का रेशियो क्या है, पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर 78 है, दूसरे का 46.8 है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो होगा एबी, और एबी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू, पीक्यू की लंबाई है 11.7, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 11.7 से 4 बार चला गया ना, तो 78 को 4 से भाग देना, आपको केवल 19.5 जाएगा, 19.5 सेंटीमीटर लंबाई आएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। आजकल ना एग्जाम में आपको पता है इसमें कोई लॉजिक तो नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ाने लगा, तो दशमलव डाल देता है, पहले नहीं डालता था, सिंपल सवाल में भी डेसिमल डाल, बस कैलकुलेशन बढ़ा देता है, वो जानता है कि बच्चों को डेसिमल से डर लगता है, एक 6 7 8 कर देता तो बच्चे कर लेते, बोलोगे हर जगह जबरदस्ती दशमलव घुसाएगा, देखो प्लीज के सवाल ये जल्दी से पाएंगे, आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताइए।
बिल्कुल होगा। दो दूसरे ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है, समुद्र के परिमाप है। बीसी की लंबाई 19 है, क्यूआर की लंबाई x है। बताओ बीसी की आपको लंबाई 19 क्यू, बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूआर निकल जाएगा। बिल्कुल इसलिए ट्रायंगल एबीसी की एरिया का पेरीमीटर रेशियो 156 और 46.8 आप बोलोगे सर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो होगा। बीसी की लंबाई 19 है, क्यूआर की लंबाई x है, ये वाला रेशियो आप बोलोगे सर। केवल आपको यहाँ से x का मान निकालना है, सॉल्व करके नहीं निकाल सकते। ठीक है 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार और 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 1.5 बार। ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ 13 बराबर 13 से 12 8 चला गया। 8 से काटने 40.8 को जाहिर सी बात है 8 पंजे 40 आ पाएगा, 8 से काटने 8 पंजे 40 आ पाएगा। 5 एक ही ऑप्शन में ये करेक्ट होगा 5.85 है ना भैया। चलेगा इसी अपलोड करवा दूंगा। ये बेसिक सवाल है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है भाई तो इन बेसिक वालों को आप कम से कम कंसीडर करिएगा। ठीक है कलम डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे तो तकलीफ देते हैं, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। बच्चा पार्टी कल मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की समरूपता के बारे में बताया कि सिमिलरिटी क्या होती है मेरे प्यारे भाई। तो मुझे लगता है कि आपको कल की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने एंजॉय करा होगा। ठीक है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आज हम सिर्फ सिमिलरिटी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मैंने पहले बोला कि सिमिलरिटी ज्योमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक शुरू करें चलिए ये 7 नंबर शीट अपलोड करवा दी, शीट अपलोड किया ना घर से आपने सवाल करने की कोशिश की, कुछ नहीं करा होगा, कोई भरोसा नहीं तुम पे। ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर होंगे, पेरीमीटर 72 और 43.2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो बताओ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, पेरीमीटर आपको दिया है, एरिया का रेशियो बताना है। कोई अगर ट्रायंगल पेरीमीटर 72 है 43.2 पेरीमीटर का रेशियो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जीरो आ जाएगा। मैं आप बोलोगे सर किससे जाएगा 144 से 144 से जाएगा 5 बार और 144 से जाएगा 3 बार 5 रेशियो 3 144 का याद है आपको। तो पेरीमीटर रेशियो यहाँ पे 5 रेशियो 3 हो रहा है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा स्क्वायर, एरिया का रेशियो क्या होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर 5 रेशियो 3 का स्क्वायर 25 रेशियो 9 सवाल का आंसर होगा। ठीक है ये बेसिक वाले सवाल चल रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका कांसेप्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ये बताओ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 64 है, पीक्यूआर का एरिया 81 है। यदि एडी और पीटी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर की माध्यिका है, देखो वर्टेक्स ए और पी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, इन्हीं से माध्यिका खींचनी है एडी और पीटी यानी करस्पॉन्डिंग मीडियन में। अगर पीटी की लंबाई 10.8 है तो आपसे पूछा एडी की लंबाई, बड़ा बेसिक सवाल है। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल एबीसी पहले ट्रायंगल एबीसी बोला बाद में पीक्यूआर बोला, एरिया 64 81 है, एरिया का रेशियो 64 रेशियो 81 है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो क्या होगा अंडर रूट लेंगे 64 रेशियो 64 अंडर रूट 81 अंडर रूट करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो होगा। ये मीडियन रेशियो होना चाहिए, पहले ट्रायंगल एबीसी बोला बाद में पीक्यूआर बोला। अब पीटी मीडियन की लंबाई 10.8 दी है, 9 की लेंथ वैल्यू 10.8 दिया 1.2 बाद में 1 8 की वैल्यू 1.2 9.6 सेंटीमीटर, तो 9.6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया सब क्लियर सर, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये करेंगे पहले बच्चों क्या सवाल बनाओ। सवाल है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूपीआर है ना, क्यूपीआर बोला है, कौन सा एबीसी और पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 49 रेशियो 44 है, एबी 12 है बीसी 9 है, एसी 7 क्यूआर का मान पूछा, पहले ध्यान से देख लो। क्यूआर मेरे दोस्तों क्यूआर है, क्यूआर की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो एसी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एसी की वैल्यू चाहिए, एबी बीसी की जरूरत ही नहीं है भाई। दोनों ट्रायंगल के यहां पे एरिया का रेशियो क्या है 49 रेशियो 44, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो का अंडर रूट लेंगे 49 का रूट 7 44 का रूट करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो है। ऊपर मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी है ना, तो एसी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर देती है, एसी करस्पॉन्डिंग क्यूआर 12 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, आंसर बी ऑप्शन कर लेंगे। तो इससे आसान सवाल क्या ही होगा ये बताइए जल्दी से फटाफट जल्दी सभी लोग। ट्रायंगल एबीसी और यहां पे ट्रायंगल एक्सवाई जेड सिमिलर होंगे, एरिया का रेशियो 84 रेशियो 25 है, एबी 18 है बीसी 10 है, सी है मेरे दोस्तों 15, एक्स जेड का मान पूछा करो। वही देखो एक्स जेड का मान आपसे पूछा, एक्स जेड की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो एसी है, तो आपको एसी की वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकी जरूरत ही नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना अगर इनके एरिया का रेशियो 84 रेशियो 25 है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का 1/9 रेशियो 5 होगा, आप बोलोगे आंसर ये होगा। पहले ट्रायंगल एबीसी बाद में एक्स वाई जेड है, अगर सी की लंबाई 15 है ना, सी एसी की लंबाई 15 है, 9 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आपको दिया, तो 5 की वैल्यू 9 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर कितना 15 5 बटे 3 गुना है, 5 बटे 3 गुना 25 बटे 3 सेंटीमीटर आप बोलोगे जी सर। तो साइड एक्स जेड की वैल्यू है 25 बटे 3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, एक ऐसी किसी दिक्कत नहीं है, ये करिए मेरे प्यारे। चलो जल्दी से बताओ ये जो क्वेश्चन आपके सामने 2020 के मेंस की परीक्षा में आया था, लाइन लगी हुई है स्टेप के सवाल के पेपर में। ठीक है अंडर रूट वगैरह यहां पे दिया हुआ, करो या इस सवाल को जल्दी करोगे तो क्या तुम जिंदगी में कर पाओगे। बोला है ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है। ठीक है ट्रायंगल एबीसी का एरिया 9 है, ट्रायंगल डीईएफ का एरिया 12 है। ठीक और बीसी की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर, ईएफ की लंबाई बताइए। बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड आपकी है, बीसी के करस्पॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले ट्रायंगल एबीसी के बारे में बोला, पहले ट्रायंगल एबीसी बोला बाद में डीईएफ बोला। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 9 है, ट्रायंगल डीईएफ का एरिया 12 है, तो एरिया का रेशियो कितना 3 3 3 4 एरिया का रेशियो 3 रेशियो 4 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का अंडर रूट रेशियो 3 3 4 करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 2 होगा कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बीसी पहले ट्रायंगल किसके बारे में बोला है, अभी एबीसी, तो एबीसी का करस्पॉन्डिंग साइड जो है बीसी की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछिए, सवाल है ईएफ की लंबाई पूछिए बाकी ट्रायंगल में करेंगे और नहीं कर सकते। रूट 3 की वैल्यू 2.1 है तो 2 की वैल्यू आपसे पूछे, देखो 2.1 का मतलब है मेरे दोस्तों 3 गुना 0.7 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना तो रूट 3 से कितनी आ जाएगा 0.7 रूट 3 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 1.4 रूट 3 सेंटीमीटर, 1.4 रूट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया। अरे 2.1 मतलब 3 7 21 रूट 3 से कितनी आ जाएगा, रूट की बात 0.7 रूट 3 आ गई, 2 की वैल्यू 1.4 रूट 3 1.4 का मतलब है 7 बटे 5 1.4 मतलब 14 बटे 7 बटे 5 तो 7 रूट 3 बटे 5 आंसर सवाल का, डी ऑप्शन करेक्ट है। सही बच्चे कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सवाल करके बता दीजिए फटाफट। मैं बताऊंगा आप मुझे बताएंगे जल्दी से बताइए बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों आंसर है 12.1 सेंटीमीटर, बेसिक सवाल है, कोई परेशानी नहीं है जी। ये वाला करो मेरे दोस्तों सवाल नंबर आपके सामने 13 ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल क्यूपीआर के सिमिलर, एबीसी और पीक्यूआर का एरिया 164 है, आपको ये दिया है एबी की लंबाई पूछिए कर लेंगे। देखो दोस्तों आपसे ना एबी की लंबाई पूछिए, एबी की करस्पॉन्डिंग जो साइड वो क्यूपी है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यूपी लेंथ चाहिए, इनकी जरूरत ही नहीं है, आपको बेवजह दिया हुआ है। अगर यहां पे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 164 है तो स्टैंडर्ड करेंगे करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो 4 रेशियो 8 पहले ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है क्या बोलोगे ट्रायंगल एबीसी में आपको एबी की लंबाई निकालनी, एबी का करस्पॉन्डिंग आपको क्यूपी दे रखा है, क्यूपी कितना 14.4 8 की वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर दी कितना है, तो आपका जवाब होगा 1.8 गुना 18 तो 11 की वैल्यू 1.8 गुना होगी ना, आप बोलोगे जी सर 19.8 सेंटीमीटर करेक्ट है। ठीक है लेकिन इसका थोड़ा सा रुकिए, इससे सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, आपको पास करो अगला सवाल बताएंगे 14 नंबर जल्दी से। यह दिया गया है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, अभी ये जो सवाल है ये ऑलरेडी पूछा गया है मेरे पास सीक्वल में। ठीक है 18 में सीक्वल में ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया रेशियो 16 रेशियो 1 एबी एक्स आई सी वाई बी सी जेड आपसे पीक्यू पूछा है, अब ध्यान से देख लिया करो। पीक्यू की लंबाई पूछिए, पीक्यू का करस्पॉन्डिंग साइड है एसी, तो मेरे पास एसी से आपका सॉल्यूशन होगा, अभी बाकी जरूरत नहीं। एसी की लंबाई का सवाल में आपको एसी की लंबाई आपको वाई दी है, तो आंसर जो भी आएगा वाई की टर्म में आएगा, ये तो आंसर आ नहीं सकते, आंसर तो वाई की टर्म में आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलेंगे इतना ही समय आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, चलिए करो 15 नंबर सवाल करके बताओ दोस्तों। रिपीट कमेंट देख रहा हूं भाई, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ के समरूप, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 80 है और ट्रायंगल डीएफ का एरिया 39.2 है। ठीक है यदि ट्रायंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर, सी से लंबाई एल्टीट्यूड 15 ऊंचाई, ट्रायंगल एबीसी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगी, इसमें तो कोई झंझट नहीं है, सबसे आसान था।
है भाई ट्रायंगल एबीसी का ये 80 है, ट्रायंगल डीएफ का ये 39.2 है। ये एरिया का रेशियो है दोस्तों, रेशियो लोगे ना डेसिमल से 0 इधर आ जाएगा। अब किससे कटा है तो आप कहोगे सर 8 से कटेगा मेरे दोस्तों 100 बार है भाई, और 8 32 7 8 9 100 रेशियो 49 एरिया का रेशियो है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा अंडर रूट 100 रेशियो 49 10 रेशियो 7। ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। पहले एबीसी के बारे में बोला है फिर डीएफ के बारे में बोला गया है, एकदम ठीक तो है। सॉरी 15 सेंटीमीटर है ना, टाइप मिस्टेक है। यदि मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी की एल्टीट्यूड 15 है, ट्रायंगल एबीसी की एल्टीट्यूड मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर पहले ट्रायंगल, तो 10 की वैल्यू 15 दिया 1.5 गुना 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू 1.5 गुना होगी 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर सवाल का आंसर डी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पर करेक्ट बनता है। आगे चलेंगे अगला सवाल ये बताओ मेरे दोस्तों जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीरीज के पेपर डिफेंस एग्जाम का पूछा सवाल 2018 का जी, जल्दी से जवाब दीजिए क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का, करो। वेरी गुड। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, उनके वर्टिकल इक्वल वर्टिकल एंगल्स हैं मेरे प्यारे, उनका वर्टिकल एंगल सेम है और उनके एरिया का रेशियो 4.84 रेशियो 5.29 है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा अंडर रूट लेंगे 22 रेशियो 30 ऑप्शन इस सवाल का आंसर। इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। भाई आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल तो जानते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड बराबर हो, तो आपके सामने मेरे प्यारे जैसे आप दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बोला कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका यहाँ पे दो साइड बराबर है, अब उनका वर्टिकल एंगल सेम है, सी कोण बराबर, यानी ये थीटा ये थीटा ये दोनों एंगल बराबर है, जाहिर सी बात है ये बराबर है तो बाकी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थीटा दोनों होगा कि यानी कि दोनों ही ट्रायंगल तीन एंगल इक्वल हो गए, जब तीन एंगल इक्वल हो गए सिमिलर बन जाएंगे, ठीक है सर ट्रायंगल बन जाएंगे सिमिलर बन जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर होने की वजह से, और जब सिमिलर बनेंगे एरिया का रेशियो आपके लिए डेसिमल कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल से जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा अंडर रूट 484 का रूट 22 529 का रूट 23, ठीक है अगला सवाल करेंगे। ओके यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके 16 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, मुझे लगता है कि आप जिंदगी में कोई ऐसा सवाल सिमिलरिटी लैंग्वेज बेस्ड नहीं है जिसको आप ना कर पाओ। प्रीवियस हर एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके आपको बता दिया, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई हेल्थ फॉर्म, हेल्थ फॉर्म ठीक है हेल्थ फॉर्म कितने स्टूडेंट पढ़िए हेल्थ फॉर्म कभी बचपन में याद रहे होंगे दिमाग में, ठीक है यस बिल्कुल सही बोले बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म स्टूडेंट से बोलते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म बोलते हैं, नाम सुना सुना लगा मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बेसिक केस फॉर्म है क्या। तो स्टूडेंट पहले जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़े प्यार से समझना आपको पता है कंसेप्ट बड़े प्यार से समझाता हूं, उसको सवाल में स्पीड नहीं कराऊंगा कंसेप्ट समझ लीजिए, सवाल तेजी में करना चाहिए। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल एबीसी, अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचो, मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया, मैंने साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची अपनी मर्जी से इस प्रकार से डी ऊपर की तरफ खींच देता हूं, मैंने उसको समझ लो मिड पॉइंट है, ठीक है तो भाई एक आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों इस हिसाब से डी, साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है, आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि डीई पैरेलल है बीसी के, आप बोलोगे सर यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा मेरे प्यारे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल आप दूसरी साइड खींचेंगे तो आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, दो त्रिभुज दिखाई देंगे, छोटा एक बड़ा, ये छोटे बड़े ट्रायंगल दोनों सिमिलर समरूप होंगे, कैसे ध्यान सुनो, दोनों ही ट्रायंगल में भाई साहब ये वाला एंगल तो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है, आप बोलोगे हां सर ये एंगल तो कॉमन हो गया, क्लियर आप बोलोगे जी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्लियर लिखा है भाई, अगर ये एंगल अल्फा ये एंगल भी अल्फा होगा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल समांतर है, ये क्लियर लिखा है, अगर ये एंगल थीटा ये एंगल भी थीटा होगा आप बोलोगे हां जी सर करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, इसका मतलब आपके यहां पे सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, समझ में आया ठीक, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे प्यारे यानी छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर क्योंकि तीनों ही एंगल्स बराबर हो गए लाइन खींचने की वजह से, ठीक तो ट्रायंगल एडीई मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल एडीई ADE is similar to triangle ABC. Triangle ADE is similar to triangle ABC. आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है ना, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होकर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि तीन एंगल बराबर हो चुके हैं, ठीक अगर सिमिलर है मेरे प्यारे भाई तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप देखो छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने AD है लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने AB है, यानी कि AD से AD का रेशियो मेरे दोस्तों किसके बराबर होगा, समझ मेरी बात को, इक्वल टू मेरे प्यारे छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने A है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने AC है, बराबर होगा A अपॉन AC, ये होगा इक्वल टू मेरे प्यारे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्यारे स्टूडेंट, छोटे वाले ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने DE है, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने BC है, बराबर होगा स्टूडेंट DE अपॉन BC। जैसा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई सिमिलरिटी फेस फॉर्म, ठीक है ना एक्सटेंशन है, ठीक है इस बात को थोड़ा सिंपलीफाइड वे में ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे समझिएगा क्या पड़ता है, देखो जो रेशियो AD से AD का है वही रेशियो AE से AC का है, रेशियो सेम है AD A को बराबर समझ लो अनुपात सेम है, AD से AD का जो रेशियो है वही रेशियो A से AC का है मेरे प्यारे भाई, तो भाई AD जो रेशियो आप उधर लोगे सेम टू सेम रेशियो इधर लोगे, AD ये AD है ये नीचे क्या है BD, जो रेशियो AD से BD का होगा वही रेशियो मेरे प्यारे भाई किसका होगा, ये E है भाई AD का करस्पॉन्डिंग E है अपॉन ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त AD अपॉन BD और बराबर A अपॉन EC, A अपॉन EC, क्लियर ये टेस्ट फॉर्म का मेन स्टेटमेंट है, सभी लोग इसकी अपनी कॉपी बता रहे हैं, ठीक है भाई AD अपॉन DB बराबर A अपॉन EC, दिस इज द टेस्ट फॉर्म, मुझे लगता है सब बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं है समझ में DE था BC होगा ना सर नहीं होगा AD बराबर A होगा, अरे नहीं भाई अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, खोल दूंगा जितना मैंने बोर्ड पे लिखा था उतना ही सत्य है, अपने बुद्धि मत लगाओ ये बराबर ये कैसे हो जाए हैं दो के साथ कौन सा दो भाई, दो तो लिखा भी नहीं कैसे अच्छा आदमी है, दोस्त एक नंबर के भाई AD अपॉन AB बराबर है A अपॉन AC के, तो AD अगर मैं AD में से AD माइनस करूंगा तो B बचेगा, तो AD अपॉन DB बराबर होगा A अपॉन EC के, ठीक है आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सिमिलरिटी से निकल के आता है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए, वही हमने किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता हूं एक, आपके सामने ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ABC ये त्रिभुज है ABC, इसमें लाइन खींची गई है इसके पैरेलल, ये लाइन DE जो है BC के पैरेलल खींची गई है, आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, AD से DB का रेशियो 4:3 है AD से DB का, तो मेरा सवाल है आपसे कि A से AC का रेशियो कितना होगा, करो ये सवाल है, AD से DB का रेशियो 4:3 है तो A से AC का रेशियो क्या होगा, अरे कर तो दिया भाई प्रूफ, और कौन सा प्रूफ करना है, सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने आपके सामने ट्रायंगल ABC बनाया साइड BC के पैरेलल है, ये AD से DB का रेशियो बताइए, AD DB की लंबाई में अनुपात है 4:3, मेरा सवाल है A से EC का रेशियो क्या होगा, बोलो जवाब दो भाई, अगर ये रेशियो 4:3 है तो ये रेशियो भी A से EC का रेशियो भी 4:3 होगा, बात समझे A से EC का, लेकिन सवाल पूछा क्या, सवाल पूछा A से AC का अनुपात, A से AC का अनुपात, A 4 है A 4 है और पूरा AC कितना है 4 3 7, अगर A 4 यूनिट है तो EC 3 यूनिट है, पूरा AC कितना होगा 4 3 7 हो जाएगा, तो A से AC का जो रेशियो होगा वो 4:7 होगा, वो रेशियो 7, राहुल सेम नहीं होगा बेटा, तेरा ढंग से देखा करो कि मैं क्या चीज पूछ रहा हूं क्या चीज छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखते नहीं हो चीजों को, पता नहीं कौन सी जल्दबाजी है, सर क्या इसी इक्वल नहीं है, मैंने बोला इक्वल है, जो मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी मर्जी से कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हद होती है भाई, कैसे दो चार किसने सलाह दी तुमको तैयारी करने की, परीक्षा वालों की जरूरत है, लोग 10 मिनट पहले परीक्षा नहीं उनको, ठीक तो मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC उसमें साइड BC के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचोगे तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा, और सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, छोटे ट्रायंगल में AD बड़े ट्रायंगल में AD के करस्पॉन्डिंग AB बराबर, छोटे ट्रायंगल में AE के करस्पॉन्डिंग EC, छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने DE बड़े ट्रायंगल में सेम इस एंगल के सामने BC, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर D अपॉन BC, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है इसी बात को मेरे को ध्यान सुनिएगा, यहां से क्या लिखा जाएगा कि AD अपॉन AB बराबर A अपॉन EC है, A अपॉन EC क्लियर है, AD अपॉन AB बराबर A अपॉन AC है, तो ये DB कैसे आएगा, अगर मैं AD में से AD घटा दूं तो DB आएगा, यहां से सेम चीज करो AC में से A घटा दो तो EC आ जाएगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि AD से DB का अनुपात वही होगा जो A से EC का अनुपात होगा, अब ना समझना तैयारी करना छोड़ो, तुम्हारे बस दिमाग में शुरू कर दो, बेकार आदमी है यार, हाथ बिल्कुल नो, इतना सा ट्यूशन छोड़ने चला है
क्यों पढ़ने बैठ गए हैं? ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी। एक लाइन खींची गई इसमें पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है डीई। सवाल में बोला है एडी से डीबी का जो रेशियो है, एडी से डीबी का, ध्यान सुनिएगा, एडी से डीबी का जो रेशियो है वो 7:4 है, 7:4, एडी से डीबी का रेशियो 7:4 है। तो मेरा सवाल है ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो कितना होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताइए। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी के पैरेलल लाइन खींची गई है डीई, एडी से डीबी का रेशियो 7:4 है, ट्रायंगल एडीई, सॉरी यहाँ एडीई है दोस्त, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से करेंगे फटाफट। 49:1 वेरी गुड, समझदार हो आप तो। जब भी किसी ट्रायंगल एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, गलती क्या करते हैं बच्चों? समझ गया, एडी से डीबी का रेशियो, एडी से डीबी का रेशियो 7:4, तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। बताओ छोटे ट्रायंगल में मेरे दोस्त ये साइड एडी कितनी है? 7 यूनिट है, ये रेशियो है मेरे पैरेलल, तो पूरे बड़े ट्रायंगल में इसके करेस्पॉन्ड ये साइड कितनी होगी? तो आपको ना कि 7 और 4 टोटल 11 हो जाएगा, अभी 7 और 4 टोटल 11 हो जाएगा, तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो 7:11 होगा, बोलो हां। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, 7:11 का स्क्वायर 49:121, 49:121, समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे सर छोटे बड़े ट्रायंगल में जो एरिया का रेशियो होगा वो करेस्पॉन्ड दोनों सिमिलर करेस्पॉन्ड लेंथ रेशियो का स्क्वायर होगा, 7 है, टोटल 7:11 हो गया, तो 7 रेशियो 11 का होल 49:121। लेकिन पेपर में ये वाला नहीं आएगा, पेपर में ये पूछा जाता है कि बताओ ट्रायंगल एडीई त्रिभुज एडीई और ये जो क्वाड्रेंगल है, ये चतुर्भुज बनने चाहिए, बेसिकली ट्रेपेजियम बनता है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज में आमने-सामने की दो साइड पैरेलल हो तो उसे ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये नीचे क्वाड्रेंगल बचा, क्वाड्रेंगल डीईसीबी, क्वाड्रेंगल डीईसीबी, इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? सवाल ये आएगा पेपर में, ये नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। तो आपको निकालना छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पड़ेगा, पहले छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो, ठीक है दोस्त? यहाँ पे ट्रायंगल एडीई का एरिया कितना है? 49 यूनिट, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है? 121, क्वाड्रेंगल का एरिया कितना बचेगा? बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, 121 में से 49 हटा देंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 72। तो ट्रायंगल एडीई के एरिया और क्वाड्रेंगल डीईसीबी के एरिया का जो रेशियो होगा वो 49:72 होगा, ठीक है ना? ये एरिया और इसकी लंबाई है, रेशियो है, सर्कल बन गया 7:11, एडी से डीबी का रेशियो है 7:11। आया है? अविनाश कह रहे हैं सर घटाया करो यार, तुम कैसे दुष्ट आदमी हो भाई? बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटाऊंगा तो ही तो क्वाड्रेंगल का एरिया बचेगा, हैं? ये 2 साल का वाला बता सकता है। 121 में से 49 घटाएंगे 72 आएगा। भाई तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुम कोई और काम देखो, तुम्हारे बस ये नहीं है कॉपी लेना। और देर काम भी करने को। इसको देखो सब नीचे मुंह उठा के। अलग अलग नंबर। कोई बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आगे कंसेप्ट। ठीक है भाई? क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं। अरे क्या विक्रम को क्या बोलेंगे? अभी रिवर्स ऑफ फेज थ्योरम लिख देते हैं। और जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे यार। तो क्या जिंदगी में होगा? जीएस पढ़ के कुछ आता हो तुम? जीएस को दिमाग लगाना पड़ेगा, याद कर लिया बात खत्म। ठीक है भाई? रिवर्स ऑफ फेज थ्योरम ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, रिवर्स ऑफ फेज थ्योरम है क्या? बहुत ही प्यार से इसको समझिएगा। जैसे दोस्त मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, मैंने बहुत सारे सवाल लिए। सवालों से आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी देखो, अगर आप 9वीं क्लास में पढ़े होते सारी चीजें तो आज आपको दिक्कत आती नहीं। मैंने मान लिया कि 9वीं क्लास के बाद नादान हो गया, टीचर नहीं मिला, स्कूल नहीं हुई, या वो नादान थे, पढ़ाई मन नहीं लगता, नहीं पढ़ा पाए, आज पढ़ लेंगे। लेकिन 9वीं क्लास का बच्चा ये चीज पढ़ा है, कम से कम जितने समय में मास्टर 9वीं क्लास के बच्चे को सिखा रहा है उससे तो जल्दी सीखने की क्षमता आप रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई 9वीं क्लास का बच्चा तो फेस थ्योरम सिखा मास्टर उसको 2 मिनट में और आप सीख रहे हो 10 मिनट में। आप 9वीं क्लास से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो, ऑलरेडी लड़के सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी जॉब लेके सरकारी नौकरी, जब तक उनकी नौकरी उनसे कैसे कंपटीशन करोगे? आप खुद बताओ। केवल बैच लेने से आपकी नौकरी लग जाएगी ऐसा नहीं है। कन्वर्स बोलेंगे। ये कन्वर्स ऑफ फेस थ्योरम का विक्रम। ध्यान सुनिएगा। ये भी तो सोचो आप। कन्वर्स ऑफ फेस थ्योरम क्या है? फेस थ्योरम का विक्रम, फेस थ्योरम का उल्टा। ध्यान सुनिएगा। मैंने आपके सामने बनाया ट्रायंगल एबीसी। अगर ट्रायंगल एबीसी में मेरे ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ट्रायंगल एबीसी साइड एबी पर कोई पॉइंट डी है, साइड एसी पर कोई पॉइंट ई है। आपके साथ कोई बड़ी समस्या के अगर मैं थोड़ा सा बीच में बना दूंगा ना तो आप अपनी मर्जी से ले लो, सर बीच में बना दिया मिड पॉइंट है। जब तक मैं कुछ ना कहूं अपनी मर्जी से मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? साइड एबी के ऊपर कोई पॉइंट डी है, साइड एसी के ऊपर मेरे दोस्त एक पॉइंट ई है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली सच दैट ठीक है मेरे भाई? क्या साइड ट्रायंगल एबीसी साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, इस प्रकार से साइड एबी और एसी पर 2 पॉइंट डी होती हैं कि एडी से डीबी का रेशियो सच दैट एडी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ईसी के। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, ठीक है ना? तो आपके पास ट्रायंगल एबीसी साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एडी बटे डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों देन, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा तो तभी संभव है एडी से डीबी का रेशियो बराबर है ए से ईसी के रेशियो के। तो आप तुरंत समझ जाएगा मेरे प्यारे भाई कि इस केस में जो लाइन डी है ये बीसी के पैरेलल हो जाएगी, जो लाइन डी है ये बीसी के समांतर होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अगर आपके सामने पूरी ट्रायंगल इस प्रकार से रखा है मेरे दोस्तों, एबीसी साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एडी से डीबी का रेशियो बराबर है ए से ईसी के रेशियो के। ये तभी पॉसिबल है जब लाइन डी लाइन बीसी के पैरेलल हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा और छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर तभी हो पाएंगे जब डी बीसी के समांतर हो। तो ये केस नंबर रिवर्स स्टेटमेंट सीधा बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, जल्दी से हर बात पे तुमको एग्जांपल देकर बताना पड़ता है। ये ट्रायंगल एबीसी ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इस पे पर लाइन खींची गई, इस पे ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट जो है मेरे दोस्तों ई है, ठीक है ना? 2.8 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है। ये 2.8 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है। ये 4.4 सेंटीमीटर है, 9.9 सेंटीमीटर है। क्या आपको दिया हुआ है? मेरा सवाल है आपसे, डीसी को मैंने मिला दिया, डीसी को मैंने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल है डीई बटे बीसी इक्वल टू क्या? करो सवाल करिए। बिल्कुल हुआ नहीं हल? आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, साइड एबी पर एक पॉइंट है, साइड एसी पर एक पॉइंट है। एडी की लंबाई 2.8 है, 7.2 4.4 9.7 9.9 सेंटीमीटर। पूछा है डी से बीसी का रेशियो क्या होगा? कौन कह रहा है 0 बैच? बिल्कुल 0 बैच है, माइनस तो 0 नहीं है। एक वाला मुझसे ये डाउट लाता है कि सर बड़े ट्रायंगल में से छोटे को क्यों घटाया, ये कैसे आ गया? ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। फिर आप लोगों ने गलती कर दी। मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार फिर से विचार करो, दोबारा से सोच के बताओ। यहाँ पे गलती लिख दिया मैंने, सॉरी 6.3 सेंटीमीटर होगा, 6.3 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 6.3 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। फिर से आपके सामने ट्रायंगल एबीसी साइड एबी पर एक पॉइंट है, साइड एसी पर एक पॉइंट है, 2.8 6.4 4.4 9.9। तो आपसे पूछा डी से बीसी का रेशियो क्या होगा? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार थोड़ा कमेंट बाजी कम करके कॉपी पे ज्यादा ध्यान लगाओ। जितना तुम कॉपी में लिखते हो ज्यादा तुम कमेंट में लिख देते हो। डी से बीसी का रेशियो क्या होगा? ध्यान से देखते केवल ऑब्जर्वेशन वाला खेल है। अगर आप एडी से डीबी का रेशियो निकालोगे, एडी से डीबी का रेशियो क्या पाओगे? 7 से जा रहा है, 7 28 7 33। देखो इनकी लंबाई भी 7 अलग है, सबकी लंबाई अलग है, रेशियो सेम है। 7 से 28 7 33 आप बोलोगे सर एडी से डीबी का रेशियो 7 28 7 33 4 रेशियो है कि नहीं?
मतलब किससे 11 से अरे 11 44 11 99 लंबाई अलग अलग थी, रेशियो दोनों साइड बराबर है, तो पांचवा है रेशियो बराबर होने का मतलब लंबाई बराबर नहीं होता। 4:9 4:9 तो देखिए समझिए AD BD बराबर हो रहा है A AC इसका मतलब ये लाइन DBC के पैरेलल होगी। इस तरह का बस यानी छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, अगर छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मैंने क्या पूछा, BE से BC का रेशियो पूछा है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, इसके करस्पॉन्डिंग